नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अलग अलग जगहों से दिल्ली के बारे में तो आपने सुना, हमने एक रियलिटी चेक भी किया कि अस्पतालों में जो दावे थे, ऐप में जो कहा जा रहा था और वास्तविकता स्थिति क्या है, उस तरीके के बिस्तर हैं या नहीं उपलब्ध कोविड-19 से संक्रमित जो मरीज हैं उनके लिए। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, ये पूरे देश भर में हो रहा है कि दावे कुछ हुए। लॉकडाउन के दौरान ये कहा गया कि भाई 2-2.5 महीने में एक अच्छी चीज ये हुई कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की, इतने बिस्तर बनाए, इतने कोविड हॉस्पिटल हुए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग पूरे देश भर में से ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जमीन पर नहीं दिखाई दे रही। तो सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरीके से देश में गहराता जा रहा है कोरोना का संकट। पहले लॉकडाउन के वक्त करीब 500 के कोरोना केस थे। याद कीजिए, जब लॉकडाउन 1 लागू हुआ था 500 केस थे। अब देश में 2.56 लाख कोरोना के मामले हैं और जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, ये लगातार बहुत रफ्तार से, आज जैसे 10,000 नए मामले जुड़ गए, इस स्पीड पे अब बढ़ रहे हैं और उसमें हमने अनलॉक कर दिया है। 4 दिन से हर रोज 9,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं कोरोना वायरस के। ये आप जान लीजिए। ये पृष्ठभूमि है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, वो जानना जरूरी है। अब मॉल और धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। इन सब चीजों के दौरान हो ये रहा है कि आपके अस्पतालों पर लोड पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर मामले बढ़ेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे मामले भी होंगे जिन लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। तो कहां गए वो दावे कि हमारे पास इतने अस्पताल, फलाना अस्पताल, ढिमकान अस्पताल, इतनी तैयारी कर ली। मुंबई की बात करते हैं क्योंकि बीएमसी का डेटा हमारे पास है 28 मई का। उनका यह कहना है कि गंभीर मरीजों के लिए 96% बेड भर चुके हैं। अभी ही मामले बढ़ रहे हैं तो आप सोच लीजिए, या तो कैपेसिटी जल्दी से बढ़ेगी, वरना आईसीयू के बेड जो हैं वो 99% भरे हुए हैं मुंबई शहर में। मुंबई में करीब 26,000 एक्टिव केस हैं अभी, और ये 90, 95, 99 ये सब आपकी कैपेसिटी ऑलरेडी भर चुकी है। बेड की कमी से जूझ रहा है मुंबई। इसके चलते अगर आपको याद हो, वहां पर एक कानून भी आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड जो हैं उस पर सरकार जो है अब उसको टेक ओवर करेगी। ये सारी चीजें मुंबई में हो रही हैं। नई दिल्ली में हर दिन करीब 1,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। दिल्ली में जो एक बवाल हुआ वो आप जानते हैं। दिल्ली सरकार का ये देख लीजिए, कोरोना मरीजों के लिए 4,131 बेड खाली हैं, ऐसा दिल्ली सरकार का दावा है। लेकिन जब हम लोगों ने रियलिटी चेक किया तो हमने पाया कि बहुत सारे अस्पताल उसमें वो बेड कह देते हैं कि नहीं, हमारे यहां उपलब्ध नहीं है। 519 में से 260 वेंटिलेटर खाली हैं, ऐसा दिल्ली सरकार का आधिकारिक रूप से दावा है। लेकिन ये सारी चीजें, दावे जब आप फोन करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बहुत अलग किस्म की एक चित्र आपके सामने उत्पन्न होती है। ऐप में बेड हैं लेकिन अस्पतालों का इनकार। वही जो पॉइंट मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते हुए कई मामले हमने देखे हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में भी देखे हैं, अहमदाबाद में भी देखे हैं, अलग अलग जगह इस तरीके के मामले आ रहे हैं। तो मेरा आज और हमारा आज खबरों की खबर में फोकस ये रहेगा कि ये जो दावे किए गए और अब जो लोग खामियाजा भुगत रहे हैं, इनके बीच में ये जो गैप है उसको हम उजागर करेंगे उन लोगों से बात करके जिन्होंने इस कमी को, दावे की कमी को फर्स्ट हैंड महसूस किया है। तो आज खबरों की खबर में हम दो ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन्होंने फर्स्ट हैंड ये महसूस किया है कि जब सही में इन बिस्तरों की जरूरत पड़ती है, कोविड-19 अस्पतालों की क्या स्थिति है, तो उन्होंने क्या झेला। उनके परिवार के कुछ लोग संक्रमित हुए, कुछ मामले में वो खुद भी संक्रमित हुए, लेकिन उन लोगों ने जमीनी हकीकत क्या है उसको कैसे झेला। तो एक एक करके मैं स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले अनिल गोयल, आप दिल्ली से हैं। गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले अगर आप ये बताना चाहें कि क्या था पूरा मामला हमारे दर्शकों के लिए, और क्या रहा आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस। मेरे फादर प्राइवेट अस्पताल में ले गया था मैं ईस्ट दिल्ली में, और उन्होंने कह दिया जी इनको फालिस मार गया है
जैन न्यूरो में ले जाओ। वहाँ जो है जैन न्यूरो में मैंने भर्ती करा दिया, उन्होंने 1 लाख रुपए खर्चा बताया, हमने राजी हो गए। 2 दिन बाद कोविड के इतने पेशेंट आए उनके पास, फादर के पास ही लिटा दिया उनको। फिर मैं डॉक्टर, उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, बेहोश हो गए, और मैं फिर उनसे कहने लगा कि जी आप इनको जो है कोविड चेक कराइए। उन्होंने कहा नहीं, हमने एक्सरे कर लिया, इनको कुछ नहीं है। फिर वो डॉक्टर साहब हमें झूठ बोलने लगे, इनको हार्ट की बीट बढ़ गई है, दूसरे अस्पताल में ले जाओ। उसके बाद मैंने सरकारी अस्पतालों में इतने चक्कर लगाए हैं, इतनी सिफारिशें लगाई हैं एसडीएम साहब की, डीसी साहब की, राजीव गांधी में और जीटीबी अस्पताल में, राम मनोहर लोहिया में, एलएनजेपीएन में, और कहीं भी बेड खाली नहीं मिला। और अरविंद केजरीवाल साहब को भी कहा, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के यहाँ पे भी कहा, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं करी। फिर हमने प्राइवेट अस्पतालों में चक्कर लगाए और अपने वहाँ पे जो अपने बताया जी हमारा बीपी आदमी, लेकिन फिर भी हम 2-4 लाख रुपए कर देंगे। तो वहाँ पे कह दिया 10 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे और गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर पे आपका केस आ गया है। उसके बाद जो है मेरे फादर को उन्होंने इतना मतलब जो है कोई इलाज करना ही बंद कर दिया, और इलाज 2 दिन इलाज नहीं करने के बाद में उनकी मौत हो गई। और मैं जो है वहाँ हाई कोर्ट में डाली थी, दिल्ली हाई कोर्ट में, आरपीएस भाटी एडवोकेट, उन्होंने बिना फीस के मेरी अपील लगाई थी। तो हाई कोर्ट में 3 तारीख में 9 बजे ही वहाँ काउंटर में हमारी रिट फाइल हो गई। लेकिन जो है 10-11 बजे के करीब ये खबर आई कि भाई इनको हार्ट अटैक हो गया है। अगर जो है उसी टाइम पर हाई कोर्ट भी सुन लेती तो हमारे जो है पिताजी जी जाते, या केजरीवाल साहब हमारी मदद कर देते तो जी जाते। और एसडीएम साहब या डीसी साहब, हमने सबके चक्कर लगाए हैं, हमारी मदद नहीं करी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने नहीं करी। फिर मैंने शमशान घाट पर देखा कि भाई ये तो जो है पब्लिक को बता रहे हैं कि 2, 4, 10, 5 आदमी मर रहे हैं। एक मेटाडोर में 5 लाशें मेरे सामने आई हैं, और उस ऐसे खींच के ले जा रहा था, कोई आदमी अपने बेल्ट कमीज के पट्टे से खींच के ले जा रहा था, कोई वैसे जैसे कुत्ते को खींच के ले जाता है। और इस तरीके से लाशों की बेकदरी हो रही है। तो हम सरकार से और आपसे ये चाहते हैं कि जी चलो मेरे पिताजी तो चले गए, अब दोबारा नहीं आने के, तो अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने लापरवाही करी, बाकी और लोगों को फायदा हो जाए, उनके साथ में ऐसा ना हो। और ये जो दावे हो रहे हैं, अभी आपने देखा कि दिल्ली में बहुत बेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फलाना बेड, ढिमकाना बेड, नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। मैं चक्कर लगा चुका, काफी डीसी की और एसडीएम साहब की सिफारिश करवा चुका। एक आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं जिनको मैं मानता था, उन्होंने भी वहां पे सिफारिश लगी, जब भी कोई बेड नहीं मिला। सब झूठे हैं, कोई ये सब अपने बच्चे पड़े हैं, इनमें दिल्ली सरकार फेल है। अनिल जी, आपको लगता है कि ये तैयारी ना होने की तरफ इंगित करता है कि तैयारी की ही नहीं गई? जब आपके पास समय था, जब लॉकडाउन लगे थे, तब आप ये बेड, क्योंकि दावे किए जा रहे थे कि 1000 पेशेंट भी अगर आ जाएं रोज तो हमारी इतनी कैपेसिटी है। मैं सिर्फ दिल्ली सरकार पर सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहता हूं क्योंकि आप जिस भी प्रदेश में आप बात कीजिए, जैसे ग्रेटर नोएडा देख लीजिए, वहां पर भी एक खबर आई कि एक एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला जो है वो इधर से उधर कितने घंटे वो एम्बुलेंस में घूमती रही, अस्पताल ने भर्ती ही नहीं किया। आपको लगता है ये देश में यही स्थिति हो गई है? देश में होगी, क्योंकि मैक्स अस्पताल है पटपड़गंज से आगे, दूसरा मैक्स वैशाली में है, वहां भी मना कर दिया था हमारे फादर को एडमिट करने के लिए कि हमारे पास कोई जगह नहीं है। हर जगह है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कोई इंतजाम नहीं करा। WHO के तो हो गए, हमें तो खुशी हो रही थी कि WHO हो गए, लेकिन पब्लिक को कुछ नहीं देख रहे, कोई मदद नहीं कर रहे, ना दवाई किसी को मिल रही है। और एक बार डॉक्टर चक्कर लगा देता है, उसके बाद में डॉक्टर जाता ही नहीं है। राजीव गांधी का तो बहुत बुरा हाल हो रहा। मैं अंदर तक गया था देखने के लिए अपने फादर में वो पहन करके, जिससे कि मेरा बचाव हो जाए। जीटीबी के अंदर भी गया था, कई अस्पतालों में मैं कोविड के अंदर गया था, किस तरह से मेरे पिताजी की जान बच जाए। ये जो दावा भी परेशान, ये जो दावा गोयल साहब हो रहा है कि अब जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको लक्षण नहीं है, वो अब अस्पताल आए ही नहीं, आपको लगता है कि ये इसलिए है ताकि अस्पतालों पर लोड ना हो? हाँ जी, इसलिए है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके तजुर्बे के बाद आपको क्या लगता है कि किस किस्म की राहत होनी चाहिए बाकी लोगों के लिए? क्या क्या सीख ले सकते हैं लोग आपके तजुर्बे से? मेरा तजुर्बा तो यही है, क्योंकि अगर सीरियस है तो सरकार उनकी मदद करे, उनको बेड दिलाए। बेड दिलाने के लिए कोई है ही नहीं इंतजाम, कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई
अधिकारी एसडीएम है, डीसी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और डॉक्टर हर्षवर्धन के तो पीए उठाते हैं और वो भी झूठ बका देते हैं लोगों को। चलिए गोयल साहब, मेरी संवेदना आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप पर जो बीती है वो और किसी पर ना बीते। हाँ जी, मैं भी यही चाहता हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जैसा बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ दिल्ली में ऐसा हो रहा हो ये जरूरी नहीं, पूरे देश की अलग अलग जगहों में इसी किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। तो सवाल एक पूछना बनता है कि फिर काहे की तैयारी हो रही थी 2-2.5 महीने तक। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, और जगहों पर भी इसी तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। आसिफ चौधरी अब हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। आसिफ, आप हमें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आपने क्या झेला, आप पर क्या बीती? सर मैं क्या बताऊं आपको कि मैंने क्या झेला है और मैंने क्या बीती है। मेरे आंख से आंसू गिर जाएगा सर अगर मैं आपको सुनाऊंगा कि इतना प्रॉब्लम मैंने झेला है। मतलब ऐसा है कि दुआ कीजिए कि बीमारी किसी को हो ना, और हो तो उसके पास पैसा रहे सर। आज अगर पैसा है तो आप बच जाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं बच पाएंगे। मैं मेरे ससुर जी को कल रात को लेके हॉस्पिटल भागा। आप हॉस्पिटल गए, एक हॉस्पिटल वाला बोला मैं नहीं लूंगा, दूसरा हॉस्पिटल वाला बोला मैं नहीं लूंगा, तीसरा हॉस्पिटल वाले से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने ले लिया। आईसीयू में रखे सर। आईसीयू में फिर सब उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छे से चालू कर दिया, सब कुछ अच्छे से चालू कर दिया सर। लेकिन उसके बाद जब डिपॉजिट करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि 60,000 रुपया डिपॉजिट कर दीजिए। सर अब मैं एक आम आदमी हूं, मैं कहां से लाऊंगा 60,000 रुपया? मेरी तो उतनी पगार भी नहीं है सर महीने की। और ऐसा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, एकदम पागलों की तरह था। पैसा भरना ही है, अगर नहीं भरे तो लेके जाओ तो कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं। सरकारी हॉस्पिटल की हालत तो ऐसे है कि वहां कदम भी नहीं रख सकते, इतने पेशेंट है मुंबई में। आसिफ जी, ये कितने दिन तक ये सब चला, इस एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल का आपका सफर? और इस बीच आपने किसी को अप्रोच किया, किसी से अपनी आप बीती बताई? रिस्पांस क्या था सरकारी विभागों का? सरकारी विभाग तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ पाई सर जाने के लिए, क्योंकि 15 दिन पहले के 20 दिन पहले जो हमारा जब रमजान शरीफ चालू था तो मेरे दोस्त एक यंग था जो गुजर गया था। तो मतलब यंग था, उधर लेके गए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो ऊपर वाला बेहतर जाने। तो गुजर गया तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई लेके जाने की अब की बात। तो हम प्राइवेट में गए सर। प्राइवेट में गए तो कल ही एडमिट किए और कल ही इलाज भी उन्होंने चालू कर दिया। वो इलाज चालू किया, कोई चीज से दिक्कत नहीं है सर, हॉस्पिटलों से दिक्कत नहीं है, वो लोग अपनी जान पे खेल के सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सर जो चार्जेस लगाया जा रहा है ना वो बहुत बहुत ही हाई है, इसके ऊपर किसी की आवाज नहीं उठाई जा रही है। और हमारे सीएम साहब है, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपने आदमी तक को भेजिए। यहाँ पर हॉस्पिटलों में सर 2.5 लाख रुपए का 10-10 दिन का बिल बना रहे। पीपीई किट जो यूज करते हैं एक आईसीयू पेशेंट को देखने के लिए, 8 आईसीयू लोग बेड रहते हैं एक जगह डिस्टेंसिंग के साथ, तो पीपीई किट एक ही यूज हो रही है, लेकिन 1500 एक को चार्ज किया जा रहा है सर। मतलब किट एक है, वो 8 पेशेंट में डिवाइड नहीं कर रहे, एक पेशेंट को 1500 रुपए का चार्ज लगा रहे सर। टोटल एक दिन का आईसीयू का चार्ज हमें बताया 30,000 रुपया। फिर हमें उसके बाद कहा है दवाइयां, डॉक्टर चार्जेस, ये चार्जेस, दूसरा चार्जेस मिला के, हर चार्जेस को पूरा टोटल मिला के उन्होंने 40,000 रुपया 35,000 रुपया पर डे का बना रहे। हम कहां से भरेंगे सर, कैसे भरेंगे और कहां से भरेंगे? आप बताइए सर, आप हमारी बात सीएम तक पहुंचाइए, जो मतलब यहाँ पर कुर्ला के अंदर आके प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके मतलब इसका वो करे, जांच करे। ये एक स्कैम हो रहा है सर।
अपनी मनमानी का पैसा ले रहे हैं लोग, और कुछ नहीं। ये स्कैम है और इस पे सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है, और किसी ना किसी को तो उठना पड़ेगा सर। अगर कोई नहीं उठा, अगर मैं डर के मारे ये सोच लिया कि मेरे पेशेंट को इन लोग कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, तो आने वाले दूसरों को ये तकलीफ हो जाएगी। मैं तो कर्जा लेके यहाँ वहां से कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ सर, लेकिन दूसरों के लिए मैं करना चाहता हूँ कि उन लोग भी कल को ये हादसे में आए तो उनको ये सब तकलीफ ना झेलना पड़े, जो 30-30 हजार रुपया आईसीयू का चार्ज हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये बात पहुंचाइए। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे अगर मुख्यमंत्री सुन रहे हैं या महाराष्ट्र सरकार से कोई अगर सुन रहा है तो वो ये देखे कि लोगों पर क्या बीत रही है। आसिफ जी, मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि ये किसी के साथ भी ऐसा ना हो जो आपके साथ हुआ। एक मेरे ख्याल से एक ये भी खबर आई कि कुछ मीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस ने आपसे बहुत ज्यादा पैसे लिए, वो बताना चाहेंगे आप? इसका डिस्क्रिप्शन सर मेरा बड़ा भाई कर सकता है आपको। वो 9 बजे आने वाले हैं सर आपके मतलब चैनल पे जी। तो क्योंकि उन्होंने वो उस समय उन्होंने ही मतलब सब कुछ किया था, तो वो आपको बेहतर अच्छी तरीके से बता पाएंगे, और उनको एक्सपीरियंस भी है सर। मतलब ये मतलब काफी टाइम से वो ये सब चीजों में सब उन्होंने तो अच्छा खासा सब लोगों के लिए सर। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, 30,000 एक आम आदमी के पास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कहाँ गए वो सरकारी दावे, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, भोपाल हो, कोई भी शहर हो, और गांव की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी शहर हो, वो सब पॉलिटिक्स में आप लग जाते हैं। लेकिन 2-2.5 महीने में ये सवाल पूछेंगे लोग। उस 2-2.5 महीने में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय आप कह रहे थे कि हाँ हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, तैयारी बना रहे हैं। कहां है वो तैयारी? आज आसिफ और गोयल साहब जैसे लोग, ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं। ऐसे सैकड़ों लोग क्या क्या झेलने को मजबूर हैं, और ये मजबूरी इन नेताओं को अब सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब अनलॉक हो गया है, अब मामले और बढ़ेंगे। तो सुनिए और जल्दी से ठीक कर लीजिए, वरना मैं बस सोच के ही रूह कांप जाती है कि अगर अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। रोक सकते हैं इसको, अभी कोशिश करें तो। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।